महाभारत पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड आरंभ में आपका स्वागत है। एक बार नैमिषिया वन में एक ब्राह्मण सौनक एक 12 वर्ष लंबा यज्ञ कर रहे होते हैं। इस यज्ञ में पूरे दिन काफ़ी आहुतियाँ और पूजा अर्चना होती है और दोपहर में काफ़ी समय खाली भी होता है। अब इसी खाली समय को निकालने के लिए कई कवि और अन्य नाट्यकार अक्सर यज्ञ के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसी ही एक दोपहर को एक सूत कवि उग्रश्रवस इस यज्ञ में आते हैं। सूत एक विशेष प्रकार के कवि होते थे जो महाभारत और रामायण जैसे काव्यों को गाकर सुनाते थे। ये सभी ऋषि बहुत ही कठोर प्रतिज्ञाओं का पालन कर रहे हैं और 12 साल लंबे यज्ञ में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये जब उग्रश्रवस को नैमिषिया वन में देखते हैं तो सभी की बाहर की दुनिया के बारे में जानने की रुचि बढ़ जाती है। सभी ऋषि उग्रश्रवस के चारों ओर भीड़ लगाकर बैठ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वह क्या क्या देख के आ रहे हैं। उग्रश्रवस उन्हें बताते हैं कि वह हस्तिनापुर में राजा जन्मेजय द्वारा किए गए एक सर्प यज्ञ, एक यज्ञ जिससे दुनिया के सारे सांप मर जाते, से आए हैं और वहां उन्होंने महाभारत की कहानी सुनी है। राजा जन्मेजय हमारी कहानी के एक महान नायक अर्जुन के पड़पोते हैं। तो इस प्रकार से महाकाव्य महाभारत खुलता है और एक तरह से यह संपूर्ण कथा एक विशाल चक्र है। उग्रश्रवस की कहानी वास्तव में महाभारत के अंत से शुरू होती है। इस शुरुआती दृश्य में कुरुक्षेत्र का महान युद्ध कई पीढ़ियों पहले खत्म हो चुका है। कहानी के सभी नायक लंबे समय पहले मर चुके हैं और अभी के राजा प्रसिद्ध पांडव अर्जुन के पड़पोते हैं। तो उग्रश्रवस हमें आगे बताते हैं कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के काफी समय बाद महान योद्धा अर्जुन के पोते राजा परीक्षित शिकार कर रहे थे। जंगल में उन्हें एक ऋषि दिखते हैं और ऋषि ने मौन व्रत लिया हुआ है। अब राजा परीक्षित ऋषि से बात करने की कोशिश करते हैं और ऋषि जवाब नहीं देते हैं। तो राजा परीक्षित इस बात पे काफी क्रोधित हो जाते हैं और नाराज होकर वे ऋषि के कंधों पे एक मरा हुआ सांप डाल देते हैं। अब ऋषि के बेटे को जब इसके बारे में पता चलता है तो वे राजा को श्राप देते हैं कि आप सांप के डसने से मरेंगे। अब एक पवित्र व्यक्ति द्वारा दिया गया श्राप छोटी बात तो है नहीं। तो राजा परीक्षित के दिल में सांपों का डर एकदम घर कर जाता है और वो हमेशा सांपों को मारते रहते हैं और उनसे दूर रहते हैं। इसी दौरान सांपों के सम्राट तक्षक इस श्राप को पूरा करने की तैयारी करते हैं। वे राजा को दिए गए एक सेब में कीड़े के रूप में खुद को छुपा लेते हैं। अब राजा इस कीड़े को देखते हैं तो वो कीड़े का मजाक उड़ाते हैं और गर्दन दिखा के बोलते हैं कि ये इतना छोटा कीड़ा मुझे क्या काटेगा। अब कीड़े रूपी सम्राट तक्षक को इससे बढ़िया मौका तो और क्या मिलेगा। तो वो बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करते, वापस सर्प रूप में आते हैं और राजा को काट लेते हैं और राजा परीक्षित मर जाते हैं। अब इसी कारण परीक्षित के बेटे जन्मेजय सांपों से जोरदार नफरत करने लगते हैं। आखिरकार जन्मेजय एक बहुत बड़े सांप यज्ञ की व्यवस्था करते हैं और सभी सांपों को यज्ञ में फेंककर मार डालने की कोशिश करते हैं। अब इस यज्ञ में सभी सांप तो मर जाते, तो इसीलिए ऋषि व्यास जन्मेजय के सामने प्रकट होके उन्हें ये यज्ञ करने से रोक देते हैं। अब जन्मेजय यज्ञ रोक तो देते हैं, लेकिन इसके बदले में वो ऋषि व्यास से पूछते हैं कि उन्हें उनके पूर्वजों यानी कुरु वंश की कहानी ऋषि व्यास उन्हें सुनाएं और बताएं कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तो राजा के अनुरोध के बाद ऋषि व्यास अपने छात्र वैशंपायन को महाभारत की कहानी को पढ़ने के लिए कहते हैं। अब इसके आगे कहानी वैशंपायन के द्वारा पढ़ी जाती है। चूंकि ये सारी घटनाएं वास्तव में महाभारत के युद्ध के खत्म होने के बाद शुरू होती हैं, इसीलिए इस घटना के अंत में हमें देखना होगा कि कहानी को पहली बार कैसे बताया गया था। महाभारत के इतना लंबा होने का कारण यह भी है कि यह हमेशा चीज़ों के स्रोत से संबंधित रहती है। मानिए या ना मानिए, पर यह कहानी इतनी विस्तृत और गहरी हो जाती है कि यह हमें सांपों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। क्योंकि यह ज़्यादातर वंशावली की एक बहुत बड़ी सूची है, इसीलिए हम इसे संपूर्ण संस्करण के लिए छोड़ देंगे। अगर अभी यह सब जटिल लगता है तो इसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें। कहानी एक बहुत बड़ा चक्र है, इसीलिए जब हम कहानी के अंत तक पहुंच जाएंगे तब ये सभी पात्र आपको पुराने दोस्तों की तरह लगेंगे।
अभी हम मुख्य कहानी के साथ आगे बढ़ेंगे और कुछ वर्षों में ठीक से वापस आ जाएंगे। अगले एपिसोड में प्रसिद्ध ऋषि व्यास के छात्र वैशंपायन महाभारत की कहानी शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे सत्यवती एक मछली से पैदा हुई और कैसे यमुना नदी के एक द्वीप पर एक ही दिन में ऋषि व्यास का गर्भ धारण भी हुआ, जन्म भी हुआ और वे बड़े भी हो गए। जाने से पहले मैं महाभारत पर पॉडकास्ट के अपने अद्भुत काम के लिए लॉरेंस मांजो का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस पॉडकास्ट में मैं उनके प्रयासों से बड़ी प्रेरणा लेता हूँ और मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद।